क्वेश्चन है दिया हुआ है बी हमारे पास एक वेक्टर है जो 2i प्लस 2j के डायरेक्शन में है ना। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर फर्स्ट नंबर मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना आ गया 2 to 4 प्लस 4, तो कितना आ गया 4√2। तो ये हो गया। नेक्स्ट में क्या हो गया, थर्ड नंबर में मैग्नीट्यूड निकल गया और डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन मतलब क्या हो गया कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए बी डिवाइड यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर हमारे पास 2i प्लस 2j है और मैग्नीट्यूड क्या है 4√2। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो √2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2√2i प्लस 1/2√2j, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा, है ना। ये हमारा डायरेक्शन है। ये क्या दिया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग को डायरेक्शन निकल जाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ये हम लोग क्या करते जानते थे। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक यहाँ पे ऐसा है वायर, मतलब एक धागा बंधा हुआ है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग है। और ये स्ट्रिंग जो है वो कैसा है कि मासलेस है, लाइट है, लाइट स्ट्रिंग, लाइट बोलते हैं। लाइट मतलब इसका मास बहुत कम है ना, बहुत कम मास है इसका। अब इसमें ना कहीं पे हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट को लटका दिए। एक ऑब्जेक्ट है 50 न्यूटन का, उसको हम लोग क्या कर दिए, लटका दिए। तो जब इसको हम लोग लटकाएंगे तो हमारे पास कैसा आ गया, लटकाने पहले ये ऐसा था, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या किए कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लटकाएं तो ये ऐसा 50 न्यूटन का यहाँ पे, है ना, 50 न्यूटन इसका है, 50 न्यूटन, इसको लगा दिए, ठीक है। तो लगाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे हुआ तो यहाँ से जो एंगल बना वो 15 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो रस्सी जब खिंचाता है तो रस्सी में जो फोर्स लगता है ना, स्प्रिंग जो खिंचाता है तो स्प्रिंग में फोर्स लगता है, उसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, है ना। और रस्सी है, रस्सी में जब खिंचाता है तो रस्सी में जब फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। इसको टी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे इसमें जो फोर्स लगता है इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। टेंशन हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे अलग रहेगा T1 और यहाँ पे क्या रहेगा T2। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक लामीज थ्योरम होता है ना। यहाँ पे हिंट में हम लोग देख ले रहे हैं कौन सा, लैमीज थ्योरम। तो लैमीज का थ्योरम क्या होता है कि सपोज ये साइड हम ए वाला मालूम है ऐसे, ये मान लो ए बी सी, और ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल बीटा दिया हुआ है और ये एंगल क्या दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। ऐसा जब रहता है तो इसके रेशियो ऑफ द साइड टू द साइन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल सबका क्या होता है, सेम रहता है। मतलब यहाँ पे ए साइड ए हो गया ए और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया अल्फा, तो उसका साइन अल्फा, ये हम हर का सेम रहता है। अब इसको लिखेंगे ये बीटा है तो इधर ये बी है तो बी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है, साइन बीटा। सिमिलरली इसको लिखेंगे सी, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है कि इसे गामा। तो ये हमारा लैमीज थ्योरम बोलते हैं, है ना। तो ये लैमीज थ्योरम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आता है, आसान कर देता है। ऐसे बनाने के लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, देखो, और इसके मेथड से बनाना है तो और क्या करेंगे, एक एक्सिस देखो, हमारा एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है 50 न्यूटन का। फिर क्या करेंगे, इसको एक वाई एक्सिस ले लेंगे, एक एक्स एक्सिस ले लेंगे,
फिर ये 15 डिग्री है, तो ये हम लोग कुछ 15 डिग्री है, ऐसे 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री होगा ये। और जब ये है 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। अब इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और तब जाके सॉल्व करेंगे, तब हम लोग को आने वाला है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है T1 एंड T2 का वैल्यू फाइंड करना है। वैसे भी कर सकते हैं, कंपोनेंट में बांट के भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लैमेज थ्योरम, तो जो क्या होगा तुरंत बन जाएगा, बात वही आएगा, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो देखो लैमेज थ्योरम में हम लोग क्या देखें कि हमारे पास एक इधर है T2 लग रहा है, एक इधर है T1 लग रहा है, और ये इधर कितना लग रहा है 50 न्यूटन लग रहा है ना। अब ये वाला एंगल देखेंगे तो ये 15 डिग्री होगा, ये वाला एंगल देखेंगे तो 30 डिग्री होगा, है ना। तो 15 30 ये 90 कर देंगे, ये कितना हो गया, ये 90 हो जाएगा, और ये भी क्या है 90। और ये एंगल देखो, ये एंगल कितना होगा, तो ये ट्रायंगल है, ये पूरे का पूरा ट्रायंगल है, ये 30 ये 15, तो ये कितना हो जाएगा 135 होगा। 30 + 15 ये 45 होता है, और तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 135। तो ये एंगल 135 डिग्री है ना। चलो फिर से इस एंगल को अगर हम लोग देखेंगे कि कितना कितना एंगल है, तो हम लोग को क्या पता चला लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो T1 ये T2 और ये 50 न्यूटन अगर देखें, ये 135 डिग्री आ गया, ये 90 + 15 तो कितना हो गया 105 डिग्री। फिर इसको देखेंगे तो 90 + 30 120 डिग्री। हाँ, तो ये हमारे पास आ गए एंगल। अब हम लोग के पास लैमिस थ्योरम लगाते हैं, अप्लाई लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे T1 डिवाइडेड बाई साइन 105 डिग्री, वैसे ही हम लोग T2 निकालेंगे, T2 डिवाइडेड बाई साइन 120 डिग्री, और इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 130 डिग्री, साइन 135 डिग्री। अब देखो ये 50 है, 50 है, और ये साइन 135 डिग्री है, तो ये वाला कांस्टेंट है। तो चलो सबका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे अगर निकालेंगे साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 135 को 90 + 45 लिख सकते हैं। साइन 90 + 45 कितना होता है, साइन 90 + 45, तो साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा cos थीटा। ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक रहता है, 90 के बाहर जो भी आते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव होगा, और साइन को 90 डिग्री रहता है तो cos में कन्वर्ट हो जाता है cos थीटा, तो cos 45 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2। चलो फिर से हम लोग साइन 120 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। ये भी क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 प्लस इसको लिख सकते हैं 30, और यहाँ पे साइन 90 + 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 30, 90 + थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा आ गया ये 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव ले लिए, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। सिमिलरली साइन 105 डिग्री का देखेंगे तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री + 15 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग को देखना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, है ना। अभी हम लोग को ऐसे ही cos 15 को cos 15 रख सकते हैं। अगर नहीं, जिसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो उसको हम लोग डायरेक्ट उतना ही लिख के चल देंगे, है ना, इतना ही रख देंगे। अब हम लोग लगाते हैं, चलो पहले वाला 41 के लिए। तो देखो ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो पहले क्या करेंगे, नाउ चलो T2/साइन 120 डिग्री इक्वल टू क्या 50/साइन 135 डिग्री लिखेंगे। T2 साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3 और बटे 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से 50 135 को क्या लिख सकते हैं, साइन 135 का वैल्यू 1/√2, तो 1 डिवाइडेड बाई √2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इसको एलसीएम इधर करते हैं तो हमारे पास आ गया T2 इक्वल टू 50 √2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया
25 और ये आ जाएगा √6। तो 25 √6 न्यूटन ये जो आया हमारा, किसका वैल्यू आ गया, ये T2 का वैल्यू आया। सिमिलरली अगर हम लोग देखें T1 का वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, तो नाउ सिमिलरली T1 डिवाइडेड बाई साइन 105 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फिर से, 50 अपॉन साइन 135 डिग्री। ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के बराबर करते हैं ताकि पहले वैल्यू निकल जाए। तो चलो T1 जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 साइन 105 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 135 डिग्री। तो 50 साइन 135 डिग्री का वैल्यू 105 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री यहाँ लिख दिए, और साइन 135 का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 ऊपर चला जाएगा। तो T1 का वैल्यू आया 50√2 cos 15 डिग्री, ये हमारा क्या आ जाएगा, T1 का इतना न्यूटन T1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। तो ये लेमिज थ्योरम है, ये देखो यहाँ पे T1 हो गया, ये इसका ये 105 है, तो T1 डिवाइडेड बाई अपोजिट, जो साइड रहेगा उसके अपोजिट एंगल लेंगे। T1 है उसके एंगल 105 डिग्री, T2 ये है उसके अपोजिट एंगल 120 डिग्री है, और 50 का अपोजिट कितना है, 135 डिग्री, तो इतना डिवाइड 1, तो साइड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इस साइड का ये, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है ना, एक्चुअली ये देखो हमारे पास, अगर हम लोग इसका बात करेंगे, एक बार ध्यान देंगे कि है क्या, तो ये जैसे हम लोग T1 और ऐसे करके T2 ऐसे करके लिए हैं, 50 न्यूटन लिए हैं। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक साथ कंबाइन करते हैं, एक ही जगह पे है ना, तो ये मिलके 360 डिग्री है, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको T2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो देखो हमारे पास T1 यहाँ है, तो T2 ऐसे कुछ आएगा, है ना, और फिर इसको करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो एक तरह से ये अगर परफेक्ट रहेगा तो ट्रायंगल शेप में भी आ सकता है ना। तो उसको चलो छोड़ो, ध्यान में रखें, ये हमारा साइड है, यानी हम लोग ट्रायंगल को भी देखते हैं, तो ट्रायंगल में हमारा क्या रहता है, ABC, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होते हैं, ये सामने वाला, ये इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं। सिमिलरली इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। तो वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल का हम लोग क्या लिए हैं, साइन लिए, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो वो नहीं समझ में आएगा तो पूछना है ना, फिर से बताऊंगा मैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ये बेसिक है, बेसिक को नहीं बताऊंगा तो तुम लोग दबा के रख जाओगे तो फिर सीखोगे नहीं, है ना। ये हर बहुत जगह यूज करना रहेगा, कैलकुलेशन को ये बहुत आसान कर देता है। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग कैसे ये बना, लिमिट थ्योरम अगर नहीं रहता तो हम लोग इसको कैसे बनाते, मैं बताया, कंपोनेंट में सबको अलग अलग करते, फिर एक्स कंपोनेंट अलग करते, फिर वाई कंपोनेंट अलग करते, उसके बाद बनाते, दो इक्वेशन आता, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना रहता। देखो कैसे, अगर लेमिज थ्योरम नहीं रहेगा तो हम लोग मेथड 2 से उसको बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, तो मेथड 2 से बनाया, ये हमारा T1 था, ये हमारा T2 था, ये एंगल 15 डिग्री था, ये एंगल हमारा 30 डिग्री था, और ये हमारा 50 न्यूटन था। ये वाई एक्सिस की तरफ है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक यहाँ एंगल बनाएंगे, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस की तरफ इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, कंपोनेंट में बात है, तो T2 cos 15 डिग्री आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, T2 sin 15 डिग्री आ जाएगा। इसको फिर कंपोनेंट में बांटेंगे तो आ जाएगा T1 cos 30 डिग्री, और ऊपर बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 sin 30 डिग्री। ये दो कंपोनेंट आ गया, ये वेक्टर को हम लोग अलग अलग बांट दिए। अब टोटल एक्स एक्सिस में जो है उसको एक साथ लिखते हैं, एक्स एक्सिस में कितना है, T1 cos 30 डिग्री, सॉरी T2 cos 15 डिग्री, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव, और ये माइनस कितना है, T1 cos 30 डिग्री, मिलके कितना हो गया, 0, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में तभी है जब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, है ना, तो हम लोग इक्वल लगा दिए। ये भी देखो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक इक्वेशन ये आया, दूसरा इक्वेशन आएगा T1 sin 30 डिग्री प्लस T2 sin
15 डिग्री इक्वल टू, ये इसके जस्ट अपोजिट कितना है 50, तो ये इसको बैलेंस करके रखेगा। कोई भी चीज बैलेंस में है मतलब हर एक डायरेक्शन में अगर फोर्स देखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है फोर्स, टोटल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इधर से फोर्स खींच रहा है और उतना ही फोर्स इधर से खींच रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके एक ही जगह पे आ जाएंगे, है ना, बीच में रहेंगे। यानी कि ये जो फोर्स जितना लगा रहा है उतना फोर्स ये लगा रहा है, तो ये हिलेगा नहीं। तो सेम वही है, ये फोर्स ये बोल बराबर है तभी ये रुका हुआ है, और वाई एक्सिस में इतना वाला फोर्स और इतना वाला फोर्स बराबर है तभी ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, वहाँ पे रुका हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इधर वाला फोर्स इधर वाले के बराबर, इधर वाला फोर्स इधर वाले के बराबर कर दिए। हमारे पास दो इक्वेशन आएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करेंगे तब हमारा T1 T2 का वैल्यू आएगा। तो सॉल्विंग इट और फाइंड करेंगे T1 एंड T2। इसको सॉल्व, T1 का वैल्यू निकालेंगे या T2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उसके बाद फिर T2 का वैल्यू आएगा, उसके बाद फिर से T1 में पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ऐसा करके बनाना रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इसका जरूरत नहीं है। लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको एकदम इतना स्पीड में करेंगे कि हम लोग को जब देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए कि किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमारे पास दिया हुआ है ए इक्वल टू वेक्टर ए है जिसका वैल्यू -4i + 3j दिया हुआ है, इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, इसका डायरेक्शन किधर होगा वो बताना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग एक एक्स एक्सिस बना लेंगे, वाई एक्सिस बना लेंगे, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बताओ x के तरफ कितना है वो, -x के तरफ है वो 4, तो -x के तरफ गए अपन लोग 4 यूनिट, एंड +y के तरफ कितना है 3, तो +y के तरफ 3 यूनिट। इसको लेकर डॉटेड लाइन बनाएंगे, है ना। तो इसका और इसका रिजल्टेंट कितना है, यही हमारा क्या आ गया, ये ए वेक्टर पे आ गया, ठीक है। क्योंकि ये देखो ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, तो उसका जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो -4 इधर है मैग्नीट्यूड और 3 है, इसको हम लोग क्या कर दिए, पैरेललोग्राम मेथड से इसके पैरेलल में ये बना दिए, इसके पैरेलल में ये बना दिए, तो डायगोनल बन गया, और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बन गया, इसका वैल्यू √4² + 3²। अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालते तो कितना आता है, √4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आता है। क्यों, ये डायगोनल है, ये भी ये है 3 और ये है 4 है, तो 3 का स्क्वायर + 4 का 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू √अंडर आएगा, तो ये डायगोनल का वैल्यू आ जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा, तो ये 16 + 9 25, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो डायरेक्शन इसका इधर रहेगा और 5 ये है। अगर इसका एंगल निकालना है कि कितना एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे कि ये वाला एंगल कितना बना रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, कैसे लिखते हैं, cos, tan अल्फा, तो ये एंगल निकाल लेते हैं थीटा, तो थीटा tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4 cos थीटा का वैल्यू आ गया, है ना। अगर थीटा निकालेंगे तो मैं बताया था 3/4 मतलब क्या हो गया, ये 3 है ये 4 है और ये क्या है 5 है, तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री, 3 और 5 के बीच में एंगल 53 डिग्री होता है, तो ये एंगल 37 डिग्री, तो tan 37 डिग्री का वैल्यू आ गया 3/4, मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा 37 डिग्री, मतलब कि थीटा कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, थीटा आ जाएगा यहाँ से 37 डिग्री, है ना। तो 37 डिग्री, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा 180 - 37 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है, क्या है कि इसको पहले रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आई के डायरेक्शन में चेक करेंगे कितना है, तो आई के डायरेक्शन -4 है, तो -4 चलेगा इधर। जे के डायरेक्शन में देखें कितना है, तो वाई एक्सिस में 3, तो 3 चलेगा। अब उनको क्या करेंगे, उनके पैरेललोग्राम मेथड लगाएंगे, एक वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ड्रॉ किए, उसके बाद जहाँ से मीटिंग पॉइंट वहाँ से हम लोग डायगोनल खींच दिए, तो वही डायगोनल क्या हो जाता है, ए का वैल्यू दे देगा, है ना। तो ये हमारा ए का वैल्यू आ गया।
अब बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बस रूट अंडर इतना प्लस इतना यही होता है, तो ये 5 इसका मैग्नीट्यूड होगा। बोलेंगे डायरेक्शन कितना है, तो tan थीटा को इसका वैल्यू निकाल देंगे, tan थीटा ये है ना, तो उसके बाद इससे निकाल ये वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद अल्फा वाला निकालना रहेगा तो वो निकाल देंगे। ठीक है, तो अल्फा 180 माइनस इतना करके तो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या, इसमें डाउट है किसी को, नहीं है ना, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास तो, हाँ हम लोग क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। तो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़े थे कि ए डॉट बी के बारे में। तो ए बी इंटू कॉस थीटा होता है, इसको हम लोग ए कॉस थीटा इंटू बी भी लिख सकते हैं, या बी कॉस थीटा इंटू ए भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। ये ए कॉस थीटा को बोलते क्या थे, याद करो, तो बोलते थे ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, और बी कॉस थीटा निकालते थे तो वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए पे प्रोजेक्शन है ना। फिर से आगे हम लोग फिर देखे थे ए डॉट बी, दो वेक्टर दिया रहेगा, ए हमारे पास ए एक्स आई डायरेक्शन में है, प्लस ए वाई जे डायरेक्शन में है, प्लस ए जेड के डायरेक्शन में है। बी बी डैश के बारे में देखेंगे तो क्या होगा, बी एक्स आई डायरेक्शन में है, प्लस बी वाई जे डायरेक्शन में है, प्लस बी जेड क्या होगा, के डायरेक्शन में। ये हम लोग देखे थे ना। तो ए डॉट बी निकाले थे तो क्या आया था, देखो पहले ए डॉट बी किए तो ए एक्स इंटू बी एक्स आ गया, प्लस ए वाई इंटू क्या आ गया था, बी वाई आया था, आई आई के साथ जे जे के साथ, और के साथ हम लोग क्या कर देते, के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसा भी हम लोग क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर से देखे थे अगर थीटा 0 डिग्री आ जाए तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये से हम लोग बोलते हैं पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल है। तो देखो, तो ये इस टू वेक्टर आर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर लिए हैं और दोनों वेक्टर हमारा क्या है, पैरेलल है, ये ध्यान रखेंगे। ए और बी दोनों क्या है, सेम पैरेलल है। तो पैरेलल करने का मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। पैरेलल करने का मतलब ये इधर है ये इधर, लेकिन पैरेलल है इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन जब सेम रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। मान लो कि हमारा ए बी अगर पैरेलल रहेगा तो इस तरह से रहेगा कि इनका रेशियो सेम रहेगा, आई आई का रेशियो, जे जे का रेशियो, के का रेशियो, यानी कि ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स इक्वल टू बी एक्स, ए वाई डिवाइडेड बाई बी वाई इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाई बी जेड, ये रहेगा। जैसे मान लो कि देखो हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू -3i प्लस 4j, तो बी हमारे पास क्या है, -9i प्लस 12j। देखो तो ये किसमें है, ये 3 के मल्टीपल में, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। यानी कि ये क्या होगा, दोनों का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, सेम। यूनिट वेक्टर सेम मतलब कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है तभी है जब इनका क्या होगा, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो याद रखेंगे कि जब कोई पैरेलल में वेक्टर रहता है तो ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड, ये दो वेक्टर का निकालेंगे। अगर सेम आ रहा है तो बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल में है, अदरवाइज ये पैरेलल में नहीं है। ठीक है। सेकेंड नंबर अगर हम लोग देखते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के हैं।
तो 90 डिग्री पे होंगे तो यानी कि ए डॉट बी निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड का वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। जब ऐसा 0 आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, तो हम क्या 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, यही होता है ना ए डॉट बी का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे अरे यार ये तो परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे आता है तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, ये पैरेलल है। तो अब हम लोग को चेक करना रहेगा कि दो वेक्टर पैरेलल है या परपेंडिकुलर, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे, है ना। तो हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एक वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस k, ये पहला वेक्टर है। एंड दूसरा वेक्टर हमारे पास है, दूसरा वेक्टर है -i प्लस 3j प्लस 4k। तो हम लोग को फाइंड करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सेकेंड में फाइंड करना है ए डॉट बी। थर्ड में फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। फोर्थ में फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये फाइंड करना है। और फिर लास्ट में फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने जाते हैं। तो पहला आसान है, चलो कैसे निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। तो 4 प्लस 9 प्लस 1 तो कितना आ गया, √14 आ गया। फिर देखते हैं सेकेंड नंबर में बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, तो हो गया 1 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ गया √26। ये दोनों हम लोग निकाल लिए। अब सेकेंड नंबर में क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी क्या होता है, आई एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट 2 इंटू -1 प्लस वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट 3 इंटू 3 प्लस जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट -1 गुने 4, तो कितना आ गया, -2 प्लस 9 -4, तो कितना आ गया 3। ये कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। तो ये हमारा 3 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। अब फोर्थ नंबर में क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए बी कॉस थीटा। इधर बना लेते हैं गणित के पीछे का नहीं। तो हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे तो वो होता है हमारे पास थर्ड नंबर है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग क्या लिख निकालना है, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन किस पे, बी पे। ऐसे में बताया था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यही बताया था ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना आया है, 3 आया है, तो 3 लिख दिए। और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √26, तो √26 ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए भी वैसे निकलेगा, बी कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ये प्रोजेक्शन और कंपोनेंट दोनों सेम होता है। तो बी कॉस थीटा हमारा क्या निकलेगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। तो ए डॉट बी का वैल्यू 3 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √14, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितना आसान है ये। फिर फिफ्थ नंबर बस खाली समझना है टर्म, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, दोनों चीज सेम है, मैं उस दिन बताया था। आज इससे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। फिर से देखें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एंगल निकालना है। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ए डॉट बी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू है √14 और बी का वैल्यू है √26।
तो यहाँ से √2 कॉमन निकलेगा, तो क्या कॉमन निकलेगा? तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ये 2 बाहर निकालेंगे तो 7 और ये 13 ऐसे आएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 691 √2 ये इतना आ गया। थीटा का वैल्यू निकालेंगे cos इनवर्स 3/2√91 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से देखो क्या है क्वेश्चन हमारा कि ए दिया हुआ वेक्टर बी दिया हुआ है ना। यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल्स बीच में या कोई अननोन कांस्टेंट दे दिया गया है और उस अननोन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन दिया हुआ है कब फाइंड करना है, जब ए बी पैरेलल हो। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब ए और बी पैरेलल होता है तो ए एक्स अपॉन बी एक्स इसका कंपोनेंट से कंपोनेंट का डिवीजन, इसका आई का आई जे एक्स वाला एक्स कंपोनेंट का रेशियो, वाई कंपोनेंट का रेशियो, जेड कंपोनेंट का रेशियो बराबर होता है। तो हम लोग सबका वैल्यू यहाँ पुट किए हैं k-2 है ना, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा, यहाँ -1 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद ये पहला इसके बराबर किए -k1/2 इक्वल टू -1/2 माइनस कैंसिल, c2 कैंसिल, k का वैल्यू कितना आ गया 1। फिर 3 बाई लैम्डा को -1/2 से किए हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 6 और यहाँ पे माइनस लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू भी क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास है देखो एक वेक्टर ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए का मैग्नीट्यूड है, ए दिया हुआ है, ए वेक्टर है 3i + j + 2k। वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास i - j - k और वेक्टर एंड वेक्टर सी दिया हुआ है लास्ट में i + 5j - 4k। और हम लोग को क्या करना है, प्रूव दैट all are mutually perpendicular। प्रूव करना है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर है, ऐसे हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, चलो पहले अब ए डॉट बी निकालेंगे। जैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए तो एक ही तरीका है, अगर ए डॉट बी अगर 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी क्या होगा 3 × 1 3 × 1 1 × -1 प्लस 1 यहाँ 1 है इंटू -1 फिर प्लस 2 × -1 तो -1 यहाँ, ये आ गया 3 + -1 और ये -2 मिलकर कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स ए परपेंडिकुलर टू बी। अगर हमारे पास ए डॉट बी 0 आ जाता है तो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू बी है। अब निकालते हैं बी डॉट सी निकालेंगे, तो बी डॉट सी निकालेंगे तो आई के साथ, तो 1 × 1 आई वाला, जे वाला -1 प्लस -1 इंटू क्या है ये 5, तो -1 और 5 कर दिए, प्लस यहाँ पे कितना है -1 है और इंटू कितना है -4 है, तो -4 कर दिए। तो यहाँ देखो 1 × 1 1 आ गया, -5 आ गया, ये माइनस माइनस मिल गया +4 आ गया, तो ये भी क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, लिख सकते हैं बी परपेंडिकुलर टू क्या है सी। सिमिलरली सी डॉट ए निकालते हैं, सी डॉट ए निकालेंगे तो 3 आई कंपोनेंट आई के साथ 3 × 1, तो दूसरा 1 इंटू क्या हो गया 5, तो 1 × 5 कर दिए, प्लस तीसरा 2 × -4 तो -4 कर दिए, तो 3 + 5 -8, तो ये भी 5 3 8 -8 क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ए परपेंडिकुलर टू सी। तो एक दूसरे के सब परपेंडिकुलर आ गए, तो हेंस प्रूव, हेंस मिले सकते हैं ए परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी, प्रूव, यह प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि एक कौन वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में हाँ क्या है कि देखो एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ।
ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो जस्ट हाफ पोर्शन है बी, ये एकदम डायगोनल है, ये ए बी सी डी, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है v, यहाँ पे भी गया तो इसका स्पीड v है, यहाँ पे भी गया तो इसका स्पीड v है, यहाँ पे भी गया तो इसका स्पीड v है ना। तो फर्स्ट केस में निकालना है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू, फर्स्ट में ए टू बी, ए से बी के लिए, सेकंड में ए टू सी, ए से सी के लिए, एंड थर्ड में ए टू डी, ए से डी तक के लिए निकालना है। मतलब क्या हो गया, ए से बी तक गया तब उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ए से सी तक में गया तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ए से डी तक में गया तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया। पहला चीज मैं बता दूं, वेलोसिटी जो होता है वो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, वो कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड के पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो चलो बताओ तो ए से बी तक का आंसर कितना है, कौन बताएगा सबसे पहले, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए से बी, जल्दी बताओ। चेंज इन वेलोसिटी ए टू बी कितना आएगा, कोई बताएगा, कोई नहीं बोला, सब ये वी दिया हुआ है, सब ये, हाँ कितना, कौन बोला, बोलो जल्दी से, अरे कोई बोला नहीं सुनाई दिया मेरे को, बोलो जल्दी, अरे चुप हो गए, कोई नहीं बता रहे, क्या हुआ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बताएंगे। जीरो, कौन बताया जीरो, चलो बढ़िया है, अच्छा ट्राई की, और कोई बताओ, और कोई बताएगा, चलो कोई बोल ही नहीं रहा है। चलो तो देखते हैं हम लोग ए बी में कितना आता है। तो देखो पहला चीज मैं बता दूं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, तो वो दोनों वेक्टर बराबर नहीं होते। पहला चीज क्या होते हैं, दोनों वेक्टर क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे यहाँ भी है यहाँ पे भी है, तो इनका डायरेक्शन लेकिन अलग अलग है, तो ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं होंगे। चलो वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी वेक्टर एट ए पॉइंट पे निकालते हैं कितना है। तो सॉल्यूशन देखो, अब ए वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट ए पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं तो क्या है, वी है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर है, उधर, उधर कौन सा है, आई, तो आई का डायरेक्शन वी आई। वेलोसिटी वेक्टर नेक्स्ट वैसे निकालते हैं, वेलोसिटी वेक्टर अलोंग बी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं तो वी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बी है और डायरेक्शन किधर है, ऊपर, ऊपर क्या लिखते हैं, जे, ठीक है। फिर वेलोसिटी है वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम लोग देखते हैं तो ये कितना है, वी माइनस वी आई लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट माइनस वेक्टर देखते हैं, माइनस आई लिख, मैग्नीट्यूड तो वी है, और डी जब निकालेंगे तो डी हमारे पास क्या है, वी, और ये क्या है, माइनस, उल्टा डायरेक्ट माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, तो माइनस वाई एक्सिस पर दे दीजिए। अब देखो हम लोग को पहला चीज निकालना है, ए से बी तक का वेलोसिटी के डिफरेंस, तो वी बी माइनस वी ए, है ना, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है, वी जे, और माइनस वी ए का वैल्यू कितना है, वी आई, तो हमको इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो माइनस वी आई और प्लस वी जे, ये हमारा डिफरेंस निकला। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो डेल्टा वी ए बी का अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर आई कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब वी ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर भी वी ए स्क्वायर होगा, प्लस वी ए स्क्वायर, तो कितना आ गया, वी रूट टू वी ए स्क्वायर का वी बाहर निकल गया, बचेगा रूट, तो वी रूट टू हमारे पास आ गया ये डिफरेंस। तो पहला ए और बी के बीच में वी रूट टू आ गया डिफरेंस। सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर देखेंगे, तो सेकंड नंबर में हमारे पास वेलोसिटी डिफरेंस निकालना है ए एंड सी के बीच में, तो वी सी
वेक्टर लगा हुआ है, VC माइनस क्या लिखेंगे, VA। VC का वैल्यू देखो कितना है, VC का वैल्यू है -VI, है ना। और VA का वैल्यू कितना है, माइनस का साइन है माइनस, और VA का वैल्यू VI है तो VI लिखा। तो मिलके कितना हो गया, दोनों I वाला है तो जोड़ देंगे 2VI। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ये हमारा वेक्टर निकला, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो I का स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर करेंगे तो एक ही चीज आएगा। तो ये 2V, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ गया 2। ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे हमारे पास, वेलोसिटी A और D के बीच में डिफरेंस निकालना है, वेलोसिटी D माइनस A। तो D माइनस A करेंगे तो D का वैल्यू कितना है, देखो -V J के डायरेक्शन में और -VI। A का वैल्यू VI है तो VI लिख लिया, माइनस है तो ये माइनस साइन लिख दिया। ये आया हमारा कितना, I अलग है J अलग है, इसको अरेंज करके लिखते हैं, पहले I लिखते हैं उसके बाद J लिखते हैं, तो ये आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, A से D तक का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो रूट अंडर -V का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा, V स्क्वायर 2V स्क्वायर, यानी कि V। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में, ये क्या आ गया, ये के फॉर्म में। ठीक है। तो जीरो कब रहता, जीरो तब रहता जब क्या होगा, ये V इधर रहता और ये V इधर रहता, तब इसके बीच में डिफरेंस निकालते तब जीरो आता। सेम डायरेक्शन में रहता तब डिफरेंस निकालते तब जीरो आता। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंस निकालते हैं तो डबल हो गया, है ना। तो ये ध्यान देखेंगे, हमारा क्या है, ये वेक्टर है। जैसे यहाँ देखो ये इधर V है और इधर भी V है, और V में से ये इसको माइनस करना, तो माइनस करना मतलब इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 2V हो गया ना। तो इसी कारण से क्या हो गया, 2V हम लोग को आया है। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर स्पीड में बोलेगा कि स्पीड निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे सेकंड में लेगा फाइंड द स्पीड, फोर्थ नंबर ले लेते हैं, फाइंड द चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड हमारा स्केलर होता है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो V A B चेंज इन वेलोसिटी A एंड B स्पीड निकालेंगे तो जीरो आएगा। चेंज इन स्पीड A से C तक निकालेंगे तो भी जीरो आएगा। चेंज इन स्पीड A टू D निकालेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो V माइनस V, V माइनस V, V माइनस V, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्पीड का बात करेगा तो चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी आ गया तो हमारे पास डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन देखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है।